Now next topic is shear stress distribution. The next topic that we are going to discuss is shear stress distribution. इससे भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. नाउ इसमें सबसे पहला लिखिए केस नंबर 1, दैट इज रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन. रेक्टेंगुलर सेक्शन. नाउ व्हाट आर वी वांट टू डू फ्रॉम दिस. इस टॉपिक से हम क्या करना चाहते हैं, इस टॉपिक से हम ये देखना चाहते हैं कि अलोंग द डेप्थ शेयर स्ट्रेस का कैसा वेरिएशन होता है. ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं कि अलोंग द विड्थ क्या है, हर पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस इज सेम. हम देखेंगे कि अलोंग द डेप्थ शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है. सो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग अ बीम जिसका कि क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगुलर. तो सपोज दिस इज अ बीम, आई एम जस्ट कंसिडरिंग सिंपली सपोर्टेड. बाकी हर टाइप के बीम के लिए द वेरिएशन विल बी सेम. दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड P. नाउ इसका मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ. द क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगुलर. आई एम कंसिडरिंग दिस इज द क्रॉस सेक्शन. नाउ ये जो क्रॉस सेक्शन है इसकी डेप्थ कितनी है, द डेप्थ इज D एंड इसका विड्थ इज B. ठीक है, तो दिस इज द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन. इसके लिए न्यूट्रल एक्सिस अगर मैं बनाऊं तो न्यूट्रल एक्सिस विल बी एट द सेंटर. न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे आएगा, सेंटर में आएगा. सो दिस इज नथिंग बट न्यूट्रल एक्सिस. So for this rectangular cross section what we want to do, we want to draw shear stress distribution. मतलब along the depth shear stress का वेरिएशन क्या होगा ये हम देखना चाहते हैं. along the depth shear stress किस तरीके से वेरी करेगा. So what is the equation or you can say formula for shear stress. So if I consider a point, suppose this is a point जिस पे कि मैं shear stress कैलकुलेट करना चाहता हूँ एंड दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. अगर इस पॉइंट को मैं क्रॉस सेक्शन पे देखूंगा, सो दिस इज द पॉइंट जिस पे हम क्या निकालना चाहते हैं, shear stress निकालना चाहते हैं. So if I write equation of shear stress, tau is equals to SAY bar upon IB. Now what is A? A is the area of cross section above this point. तो इस पॉइंट के ऊपर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आ रहा है, इट इज नथिंग बट दिस शेडेड एरिया. ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अबोव दिस पॉइंट. कितना हो जाएगा ये एरिया, अगर इस एरिया की मैं बात करूं, सो कैन आई राइट दिस लेंथ, दिस इज इक्वल्स टू D/2 माइनस वाई. लिख सकते हैं. देखिए दिस कंप्लीट डेप्थ इज D. हमें पता है फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन CG कहाँ पे आएगा और न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे आएगा, CG पे, दैट इज D/2 डिस्टेंस पे. सो दिस डिस्टेंस इज D/2. इसमें से आपने y डिस्टेंस हटा दिया तो कितना बच गया, D/2 माइनस वाई. तो कैन आई राइट एरिया A, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू D/2 माइनस वाई इंटू B. ठीक है, ये क्या आ गया, A का वैल्यू आ गया. नाउ y बार की वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y बार. y बार विल बी इक्वल्स टू y प्लस D/2 माइनस वाई इंटू 1/2. y बार इज व्हाट, y बार इज द डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ दिस एरिया. इस एरिया के CG का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस. तो इस एरिया के CG का डिस्टेंस, सपोज दिस इज द CG ऑफ दिस एरिया एंड इसका डिस्टेंस अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस से बताऊँ, सो दिस इज द y बार. तो y बार इज नथिंग बट इट इज y प्लस हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस. तो ये D/2 माइनस वाई का हाफ हो गया प्लस y. दिस इज नथिंग बट y बार. सो इफ आई कैलकुलेट y बार, तो y बार क्या हो जाएगा, सो D/4 माइनस y/2. सो y माइनस y/2 इज प्लस y/2. सो D/2 प्लस y/2. तो y बार क्या हो गया, D/2 प्लस y/2. नाउ वैल्यूज रख दीजिए, वैल्यूज रख दीजिए. इफ यू पुट द वैल्यू टाउ इज इक्वल्स टू S, A कितना है, A इज D/2 माइनस वाई इंटू B एंड y बार इज D/2 प्लस y/2 अपॉन I. बताइए व्हाट इज I. I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कंप्लीट क्रॉस सेक्शन. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा PD³/12 एंड B इज B. सो यहाँ पे देखिए टाउ कितना हो जाएगा, S D/2 माइनस वाई D/2 प्लस वाई. तो ये कितना हो जाएगा, इट इज D²/4 माइनस y². हियर B से B कैंसिल हो जाएगा अपॉन BD³. हियर दिस इज 12, तो 2 1 जा 2 6 जा, तो 6 आ जाएगा न्यूमरेटर में. सो टाउ क्या आ गया, 6s इंटू D² बाई 4 माइनस y²
अपॉन बी डी क्यूब, मतलब टाउ वाई के साथ कैसा वेराई कर रहा है, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर के साथ में वेराई कर रहा है टाउ, तो कैसा वेरिएशन आ गया, इट इज पैराबोलिक, टाउ का वेरिएशन विद द शियर स्ट्रेस इज पैराबोलिक। नाउ एट y इज इक्वल टू 0, मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे क्या हो जाएगा, अगर आप y की वैल्यू 0 रखोगे तो शियर स्ट्रेस कहाँ पे आ जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस पे, तो न्यूट्रल एक्सिस पे क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन बिकम्स मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू d/2, मतलब सरफेस पे, तो d/2 का स्क्वायर क्या हो गया, d²/4, तो एट y इज इक्वल टू d²/4, टाउ क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए टॉप में भी टाउ 0 है, बॉटम में भी टाउ 0 है, एंड न्यूट्रल एक्सिस पे टाउ इज मैक्सिमम, और वेरिएशन कैसा है टाउ का विद डेप्थ, इट इज पैराबोलिक, सो द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस with depth is parabolic like this. So if you want to calculate the values, so at y is equals to 0, tau क्या हो जाएगा, tau is equals to tau max which is equals to tau neutral axis. So tau max is equals to tau neutral axis, value कितनी हो जाएगी, it is 3/2 s upon bd, 3/2 s upon bd. So this is the value of tau max. Now if we want to calculate tau average, so tau average क्या होता है, it is shear force upon cross sectional area, it is nothing but s upon bd, cross sectional area कितना है, s upon bd। तो यहाँ से देखिए tau max और tau average में क्या रिलेशन है, you can say tau max is 1.5 times the tau average, so tau max कितना आ गया 1.5 times the tau average, ठीक है। सो टाउ मैक्स इज हाउ मच, इट इज 1.5 टाइम्स द टाउ एवरेज। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए टाउ एवरेज का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, इट इज व्हाट, एवरेज शियर स्ट्रेस इज शियर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। सो एवरेज शियर स्ट्रेस हमेशा क्या होगा, शियर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर आप ये रिलेशन याद रख लेते हैं, दैट इज टाउ मैक्स इज 1.5 टाइम्स द टाउ एवरेज, तो आपको टाउ मैक्स का वैल्यू भी याद रखने की जरूरत नहीं है, टाउ मैक्स इज 1.5 टाइम्स द टाउ एवरेज, तो आप इजीली, अब ध्यान रहेगा आपको ये वाला इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। ये वाला इक्वेशन अगर आप याद रखते तो इट इज वेल एंड गुड, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन आप ये इक्वेशन याद रखिए, फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, क्योंकि क्या होता है कि रेक्टेंगुलर इज द मोस्ट यूज सेक्शन, उसके लिए कई बार वो डिफरेंट वाई वो पूछ लेता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। अदर देन दैट ट्राइंगल के लिए और सर्कल के लिए अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, बट रेक्टेंगल के लिए आपको याद रखना, इट इज कंपलसरी। सर्कल के लिए, ट्राइंगल के लिए अभी हम आगे देखेंगे, उसके भी अगर आप फॉर्मूलेस याद रखते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, बट रेक्टेंगल का तो आपको याद रखना ही है। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला आप नहीं भी याद रखते तो भी चलेगा, क्योंकि आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, दैट इज टाउ मैक्स इज 1.5 टाइम्स दी टाउ एवरेज। टाउ एवरेज तो आपको पता ही है, इट इज शियर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट देखिए केस नंबर 2, दैट इज circular cross section. Now again I am considering a simply supported beam which is subjected to point load P at the center. Now इसका अब मैं क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो क्रॉस सेक्शन किस तरीके का है, द क्रॉस सेक्शन इज सर्क्यूलर, दिस टाइम द क्रॉस सेक्शन इज सर्क्यूलर, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कैसा है, इट इज सर्क्यूलर लाइक दिस, ठीक है। तो अगेन दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, बट यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्क्यूलर। न्यूट्रल एक्सिस अगर मैं बनाऊँ इसका, तो न्यूट्रल एक्सिस अगेन कहाँ पे आएगा, ऑन द सेंट्रोइडल एक्सिस लाइक दिस, सो दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। रेडियस आई एम कंसिडरिंग कि इसका रेडियस इज आर, so this length I am considering as r. This is the center of this circular cross section. Now I want to calculate shear stress at a point which is at a distance of small y from the neutral axis. न्यूट्रल एक्सिस से स्मॉल y डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, shear stress निकालना है। नाउ इस अगर पॉइंट पे मैं क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो द क्रॉस सेक्शन अबोव दिस पॉइंट इज लाइक दिस, ठीक है। ये जो हैश्ड पोर्शन है, दिस इज द एरिया अबोव दिस पॉइंट ऑन द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट आई एम राइटिंग इट एज एक्स, इस एक्स पॉइंट के जो ऊपर का एरिया है ऑन द क्रॉस सेक्शन वो क्या है, मैंने यहाँ पे हैश्ड पोर्शन से दिखाया। नाउ दिस एरिया, इस एरिया को कैलकुलेट करना इज नॉट एट ऑल ईजी, इसको आप डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते बिकॉज ये एरिया किस पे डिपेंड करेगा, वाई के ऊपर। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कंसिडरिंग अ स्मॉल एलिमेंट, एक स्मॉल एलिमेंट मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ,
So this I am considering a small element like this. I am writing it as EF. ठीक है, मैंने क्या किया, EF करके एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया है. नाउ आई एम कंसिडरिंग द थिकनेस ऑफ दिस EF is how much dy. dy is the thickness of this EF. नाउ इस EF का मुझे लेंथ निकालना है, तो व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे दिस इज आर रेडियस, ये क्या हो जाएगा, आर रेडियस हो जाएगा, एंड दिस लेंथ इज y. सो कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EF. यहाँ से मैं इजीली EF का वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट EF बाई 2 दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. EF बाई 2 इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया इन दिस ट्रायंगल. ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया. So from here can I write EF is equals to 2 times under root of r square minus y square. ठीक है, तो यहाँ से EF का वैल्यू आ गया है. Now what I can do is I can calculate the value of a y bar for this element. So I am calculating for element what is the value of a y bar. So element का एरिया कितना हो जाएगा, that would be EF into dy. So the area of element will be EF into dy और y bar कितना हो जाएगा, it is nothing but y. ठीक है, so this element, इस element का एरिया कितना हो गया, that is EF into dy. और इसका डिस्टेंस, इस एलिमेंट के CG का डिस्टेंस, मतलब इस एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज नथिंग बट y. सो इस एलिमेंट के लिए आप a y बार लिख सकते हैं. a y बार इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई. अगर आप शेडेड एरिया के लिए, फॉर शेडेड एरिया a y बार कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम y टू r 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई. ठीक है, समझ में आया. तो अगर आपको शेडेड एरिया का, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, इस शेडेड पोर्शन के लिए आपको एरिया निकालना है या ए वाई बार निकालना है, तो इस स्मॉल एलिमेंट के लिए, जो थिन एलिमेंट है, इसके लिए जो आपने ए वाई बार कैलकुलेट किया है, दैट इज दिस, इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. कहाँ से, फ्रॉम वाई टू आर. ठीक है, फ्रॉम वाई टू आर. सो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट ए वाई बार इज इक्वल्स टू 2/3 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2. 2/3 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2. तो कैसे करना है, इजी है. आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आपको क्या ले लेना है, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप एक्स ले लीजिए. ठीक है, तो डी वाई डायरेक्टली वाई डी वाई क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा. उस तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो ए वाई बार क्या हो गया, इट इज 2/3 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2. Now you can easily calculate the value of what, you can easily calculate the value of shear force on the point x. point x पे आप shear force निकाल सकते हैं. tau is equals to what, s a y bar upon I b. so tau is equals to s a y bar की वैल्यू आपने निकाल ली 2/3 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन व्हाट इज I. I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्क्यूलर क्रॉस सेक्शन. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इस π/4 r टू द पावर 4. एंड व्हाट इज b, b क्या है, b इज द विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट द बेस ऑफ एलिमेंट. जिस पॉइंट पे आपने एलिमेंट लिया है उसके बेस पे विड्थ है क्रॉस सेक्शन का. तो b इज नथिंग बट EF, और EF की वैल्यू आपने निकाली, EF इज 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, शियर स्ट्रेस का इक्वेशन मिल गया, दैट इज टाउ इज इक्वल्स टू 4s अपॉन 3πr टू द पावर 4. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, तो टाउ इज इक्वल्स टू 4s अपॉन 3πr टू द पावर 4 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन. नाउ अगेन इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस, अगर आपको न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस निकालना है तो y कितना रखना पड़ेगा, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y इज 0. so at y is 0 tau will be equals to tau max, or you will say tau at neutral axis. so tau max which is equals to tau at neutral axis, this is equals to what,
4s upon 3 pi into r square. 4s upon 3 pi into r square. Now टाउ एवरेज क्या था, अभी हमने देखा टाउ एवरेज इज शियर फोर्स अपॉन एरिया. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इट इज पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. So it is s upon pi r square. This is average. So can I write tau max is equals to 4/3 times the tau average. तो आपको ये ध्यान रखना है, that is for circular cross section जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो 4/3 टाइम्स होता है एवरेज शियर स्ट्रेस के. रेक्टेंगल के केस में कितना देखा था, इट वॉज 3/2, दैट इज 1.5 टाइम्स. तो रेक्टेंगल के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज 1.5 टाइम्स द एवरेज शियर स्ट्रेस, एंड सर्कल के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज 4/3 टाइम्स दी, दैट इज 1.33 टाइम्स दी एवरेज शियर स्ट्रेस. तो ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है. एवरेज शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. एवरेज शियर स्ट्रेस क्या होता है, इट इज शियर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया. ना अगर यहाँ पे आप शियर स्ट्रेस का वेरिएशन ड्रॉ करेंगे तो अगेन शियर स्ट्रेस इज वेराइंग पैराबोलिकली. ये देखिए यहाँ पे आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं शियर स्ट्रेस इज वेराइंग पैराबोलिकली विथ y. सो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा है, पैराबोलिक, विथ जीरो एट टॉप एंड बॉटम. टॉप एंड बॉटम पे जीरो है क्योंकि टॉप में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, इट इज नथिंग बट r. एट द टॉप मोस्ट पॉइंट द वैल्यू ऑफ y इज r, एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट द वैल्यू ऑफ y इज r. तो टॉप पॉइंट पे भी y का वैल्यू कितना है, r. बॉटम मोस्ट पॉइंट पे भी y का वैल्यू r है. सो टॉप पे भी क्या होगा, शियर स्ट्रेस जीरो, बॉटम पे भी शियर स्ट्रेस जीरो, एंड न्यूट्रल एक्सिस पे क्या है, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है. वेरिएशन कैसा है, वेरिएशन इज पैराबोलिक. सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस. टॉप एंड बॉटम में है जीरो, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम. दिस इज टाउ मैक्स. कहाँ पे आया, एट द न्यूट्रल एक्सिस. क्लियर है, समझ में आया. Now please write down case number 3. Next case is triangular cross section. Now अब हम क्या करेंगे, केसेस के लिए इक्वेशंस डेराइव नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू बताऊंगा इन टर्म्स ऑफ एवरेज. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मैक्सिमम एंड एवरेज शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू देखेंगे. सो नेक्स्ट इज अ ट्रायंगुलर सेक्शन. तो दिस इज अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन. अगर इस ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए मैं न्यूट्रल एक्सिस बनाऊं, सो न्यूट्रल एक्सिस विल बी नॉट पास फ्रॉम मिडिल. ठीक है, ये कहाँ से पास होगा, एट सपोज दिस इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल इज h, so it will pass from h/3 फ्रॉम द बेस. ठीक है, h/3 फ्रॉम द बेस. तो अगर यहाँ पे हम देखें शियर स्ट्रेस का वेरिएशन, तो द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस, देखिए शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा आ रहा है यहाँ पे. सबसे पहले टाउ एवरेज देखते. टाउ एवरेज इज इक्वल्स टू शियर फोर्स अपॉन एरिया, विच इज नथिंग बट शियर फोर्स अपॉन, इफ द बेस इज बी, हाइट तो हमने बता ही दिया डैट इट इज h, तो शियर फोर्स अपॉन b इंटू h/2, तो इट इज 2s अपॉन bh. दिस इज एवरेज शियर स्ट्रेस. अगर टाउ मैक्स की बात करूँ मैं, सो फॉर ट्राइंगुलर सेक्शन टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे टाउ मैक्स आएगा कहाँ पे. टाउ मैक्स आएगा एट अ हाइट ऑफ h/2 फ्रॉम द बेस. तो हियर इन दिस केस टाउ मैक्स जो है वो न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं आएगा. टाउ मैक्स कहाँ पे आएगा, h/2 पे. न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे, h/3 फ्रॉम द बेस. बट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, h/2 फ्रॉम द बेस पे. ठीक है, दैट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा एट द सेंटर. सेंटर में आएगा, सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन में, न्यूट्रल एक्सिस पे नहीं आएगा. सो टाउ मैक्स कितना है, टाउ मैक्स इज 3s अपॉन bh, एंड टाउ न्यूट्रल एक्सिस कितना है, इट इज 2s अपॉन bh. तो टाउ मैक्स इज 3s अपॉन bh, टाउ न्यूट्रल एक्सिस इज 2s अपॉन bh. वेरिएशन कैसा है, वेरिएशन इज पैराबोलिक लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस. दिस इज टाउ मैक्स and this is tau neutral axis. oh sorry, ये tau neutral axis क्या लिखा, 2s अपॉन bh लिखा क्या, नहीं ये तो tau एवरेज है. tau neutral axis is 8s अपॉन 3bh, 8/3s अपॉन bh. tau neutral axis is 8/3. सो अगेन ये आपको इस फॉर्म में याद नहीं रखना है इक्वेशंस,
इक्वेशंस आप एवरेज के फॉर्म में याद रखेंगे, दैट इज टाउ मैक्स इज 1.5 टाइम्स दी टाउ एवरेज एंड टाउ न्यूट्रल एक्सिस इज 4/3 टाइम्स दी टाउ एवरेज। तो इस फॉर्म में आप याद रखेंगे, ठीक है। तो दीज टू फॉर्मूलाज आर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए ये दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैक्सिमम shear stress is 1.5 times the average shear stress and shear stress at neutral axis is 4/3 times the average shear stress. Now next is diamond section. So now this is a diamond section, डेप्थ कितना है इसका h। तो इस डायमंड सेक्शन में देखिए, और दिस डायमंड सेक्शन किस तरीके से shear stress का वेरिएशन होता है। देखिए shear stress यहाँ पे भी कैसा वेराई करेगा, पैराबोलिकली वेराई करेगा। shear stress will vary parabolically here also। टॉप एंड बॉटम में क्या रहेगा, टॉप एंड बॉटम में वैल्यूज विल बी जीरो। टॉप एंड बॉटम में क्या होगा, वैल्यूज जीरो होंगे। बट जहाँ पे एरिया मैक्सिमम होगा वहाँ पे shear stress मिनिमम होगा। सो द मैक्सिमम एरिया इज एट सेंटर, सो सेंटर में shear stress क्या होगा, मिनिमम होगा, एंड इट विल वेराई लाइक दिस। So this is the variation of what? This is the variation of shear stress for डायमंड सेक्शन। डायमंड सेक्शन के लिए इस तरीके से shear stress वेराई करते हैं। नाउ जो मैक्सिमम shear stress आएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम shear stress। नाउ दिस मैक्सिमम shear stress will occur at a distance of 3h/8 from the base। बेस से या बॉटम पॉइंट से क्या आएगा, 3h/8 पे आएगा। सिमिलरली अगर आप इसको देखना चाहोगे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, अगर आप न्यूट्रल एक्सिस से देखोगे तो न्यूट्रल एक्सिस से h/8 डिस्टेंस पर आएगा, ठीक है। अगर आप एपेक्स से देखेंगे, टॉप सरफेस या बॉटम सरफेस से देखेंगे तो 3h/8 डिस्टेंस पे आएगा, और न्यूट्रल एक्सिस से देखेंगे तो कितना डिस्टेंस पे आएगा, h/8 डिस्टेंस पे आएगा। व्हाट आर द वैल्यूज, टाउ एवरेज कितना हो जाएगा, टाउ एवरेज विल बी इक्वल्स टू, बताइए कितना होता है इसका एरिया। डायगोनल का लेंथ इज h, तो द लेंथ ऑफ डायगोनल कितना है, इट इज h। तो टाउ एवरेज विल बी shear force अपॉन एरिया, तो s अपॉन h²/2 दैट इज 2s अपॉन h²। तो एवरेज shear stress क्या हो गया, 2s अपॉन h²। टाउ मैक्स is equals to 9s upon 4h² and tau neutral axis is equals to 2s upon h². So what are the conclusion? Conclusion is tau max is equals to 9/8 times the tau average and tau at neutral axis is equals to tau average. So for diamond section, maximum shear stress is 9/8 times the average shear stress, and shear stress at the neutral axis is equals to what, average shear stress। एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि न्यूट्रल एक्सिस पे shear stress एवरेज shear stress के बराबर कौन से सेक्शन के लिए होता है। तो फॉर डायमंड सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस पे जो shear stress होता है वो एवरेज shear stress के बराबर होता है, ठीक है। तो अगेन दिस टू फॉर्मूलेज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपको यही ध्यान रखना है। एरिया आपको पता होना चाहिए, फॉर डायमंड सेक्शन एरिया इज h²/2 where h is what, h is the length of diagonal। now next केस देखिए, नेक्स्ट केस इज आई सेक्शन। देखिए आई सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज आई सेक्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन इन बेंडिंग। तो बेंडिंग में तो सेक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है, बट शेयर में कई बार फेल हो जाता है, इसलिए शेयर के लिए आई सेक्शन का शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम चेक करना जरूरी होता है। इसलिए कई बार आपसे एग्जाम में क्या पूछता है, आई सेक्शन के लिए शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन पूछते हैं, ठीक है। बिकॉज बेंडिंग में स्ट्रॉन्ग है, और जो आप स्ट्रक्चर में मेंबर्स बनाएंगे वो बेसिकली आप डिजाइन करेंगे बेंडिंग के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि बेंडिंग इज द डिसाइडिंग क्राइटेरिया, बेंडिंग इज द बेसिक क्राइटेरिया। क्रिटिकल क्राइटेरिया जो होता है दैट इज बेंडिंग, उसके लिए डिजाइनिंग की जाती है और फिर चेक्स किए जाते हैं फॉर डिफरेंट अदर पैरामीटर्स। तो बेंडिंग के लिए आप डिजाइन कर दोगे आई सेक्शन को, बिकॉज आई सेक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन बेंडिंग, फिर आप उस पर चेक्स लगाओगे शेयर के लिए, दैट इज वाई यहाँ पे आई सेक्शन के लिए वो पूछता है व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्ट्रेस। सो देखिए आई सेक्शन के लिए किस तरीके से होता है,
सो दिस इज द आई सेक्शन। इस आई सेक्शन का देखिए, इस आई सेक्शन का टोटल डेप्थ इज कैपिटल डी, डेप्थ ऑफ वेब इज स्मॉल डी, टोटल विड्थ इज, और यू कैन से विड्थ ऑफ फ्लैंज इज कैपिटल बी एंड द विड्थ ऑफ वेब इज स्मॉल बी। नाउ इसके लिए आप शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आप बेसिकली ये समझ लीजिए शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज पैराबोलिक। ठीक है, हमेशा पैराबोलिक होता है शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन। टॉप एंड बॉटम फाइबर्स पे शियर स्ट्रेस क्या होता है, जीरो होता है। इसका रीजन भी हम देख चुके हैं कि टॉप फाइबर के ऊपर कोई लेयर नहीं, बॉटम फाइबर के नीचे कोई लेयर नहीं, तो वहाँ पे कोई स्लिपिंग को रजिस्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे कोई सरफेस पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो कोई शियर स्ट्रेस नहीं है। तो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन विल बी पैराबोलिक। टॉप फाइबर एंड बॉटम फाइबर पे शियर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। इसके बाद जैसे ही सडनली कहीं पे अगर एरिया कम होता है तो वहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कहीं पे सडनली एरिया बढ़ता है तो वहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अदरवाइज वेरिएशन विल बी पैराबोलिक। सो वेरिएशन इज पैराबोलिक। टॉप एंड बॉटम में जीरो, सो टॉप में जीरो, बॉटम में जीरो। वेरिएशन कैसा आएगा, पैराबोलिक लाइक दिस। अब क्या हो रहा है, एट दिस जंक्शन, इस जंक्शन पे क्या हो रहा है, सडनली एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। सडनली एरिया, जब आप फ्लैंज से वेब में गए तो फ्लैंज का एरिया ज़्यादा था, वेब का एरिया कम है, तो सडनली एरिया रिड्यूस हो गया। सडनली एरिया रिड्यूस हो गया तो क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस सडनली बढ़ जाएगा। फिर वापस से एरिया कांस्टेंट चल रहा है, यहाँ से इन दी वेब एरिया इज कांस्टेंट, तो शियर स्ट्रेस कैसा चलेगा, इट विल बी पैराबोलिक लाइक दिस। मैक्सिमम कहाँ पे आएगा, न्यूट्रल एक्सिस पे। अगेन अब देखिए यहाँ पे वेब से जैसे ही फ्लेंज में गए तो क्या हो गया, एरिया सडनली बढ़ गया। यहाँ पे वेब का एरिया कम था, फ्लेंज का एरिया ज़्यादा है, तो जैसे ही वेब से फ्लेंज में गए तो एरिया सडनली बढ़ गया। एरिया सडनली बढ़ गया तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, सडनली रिड्यूस हो जाएगा। तो शियर स्ट्रेस यहाँ पे क्या हो गया, देखिए सडनली रिड्यूस हो गया। अगेन फ्लेंज में वेरिएशन विल बी पैराबोलिक और बॉटम सरफेस पे जीरो। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ व्हाट, दिस इज द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट इज दिस शियर स्ट्रेस इज टाउ इन फ्लेंज एट जंक्शन। दिस इज व्हाट, दिस इज टाउ इन वेब एट जंक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कि एक ही पॉइंट पे दो स्ट्रेसेस आ रहे हैं। दिस इज एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट पे दो स्ट्रेसेस आ रहे हैं। अगर उस पॉइंट को आपने फ्लैंज में कंसिडर किया है तो स्ट्रेस क्या है, कम है। उस पॉइंट को अगर आपने वेब में कंसिडर किया है तो क्या हो गया, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या है, जंक्शन पे जो स्ट्रेस आ रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। बिकॉज एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, दो वैल्यू ऑफ स्ट्रेस मिल रही है। यहाँ पे भी देखोगे तो भी एक पॉइंट पे दो स्ट्रेस की वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे नीचे देखोगे जंक्शन पे तो भी एक पॉइंट पे आपको दो स्ट्रेसेस की वैल्यू मिलेगी। सो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, बाकी सारे पैरामीटर सेम है। अगर आप शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखोगे तो टाउ इज इक्वल टू एस ए वाई बार अपॉन आई बी, बाकी सारे पैरामीटर सेम होंगे। आप अगर यहाँ पे जंक्शन पे कोई पॉइंट ले लीजिए तो उस पॉइंट के नीचे का एरिया सेम है, तो उस पॉइंट के नीचे का ए सेम हो गया, वाई बार सेम हो गया, क्रॉस सेक्शन सेम है तो आई सेम है, शेयर फोर्स तो क्रॉस सेक्शन पे सेम ही लग रहा है, तो सिर्फ चेंज किस में आएगा, बी में। तो अगर आप वेब से फ्लैंज में जा रहे हैं या फ्लैंज से वेब में जा रहे हैं, कीपिंग द पॉइंट सेम, तो जो शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ विड्थ ऑफ द सेक्शन एट द कंसर्न क्रॉस सेक्शन। ठीक है, उस सेक्शन पे विड्थ पे डिपेंड करेगा, उस सेक्शन का जो विड्थ है, उस पॉइंट का जो विड्थ है उस पे डिपेंड करेगा। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट दैट टाउ इनटू बी इज कांस्टेंट एट वेब एंड फ्लेंज जंक्शन। तो जंक्शन पे क्या हो जाएगा, टाउ इनटू बी कांस्टेंट हो जाएगा। दैट इज टाउ इन फ्लैंज एट जंक्शन इंटू width ऑफ फ्लैंज कितना है, width ऑफ फ्लैंज इज कैपिटल बी, दिस इज इक्वल टू टाउ इन वेब एट जंक्शन इंटू width ऑफ वेब एट जंक्शन। वेब का width कितना है जंक्शन पे, इट इज स्मॉल बी। सो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं टाउ एट फ्लैंज एट जंक्शन अपॉन टाउ एट वेब, टाउ इन वेब एट जंक्शन, दिस इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे।
क्या करेगा, आपको फिगर दे देगा, जंक्शन पे वेब में शियर स्ट्रेस दे देगा और फ्लैंज में पूछेगा, या तो जंक्शन में फ्लैंज पे शियर स्ट्रेस दे देगा और वेब में पूछेगा। तो इस इक्वेशन से क्या होता है, इस इक्वेशन से आप बता सकते हैं कि जंक्शन में जो शियर स्ट्रेस है उसके रिस्पेक्ट में फ्लैंज में कितना आएगा, या फ्लैंज में है तो जंक्शन पे कितना आएगा। तो टाउ इंटू पी कॉन्स्टेंट रहता है कहाँ पे, जंक्शन पे, दैट इज वेब एंड फ्लैंज के जंक्शन पे। If you want to write actual equation, so tau in flange at junction, this is equals to S upon 8I capital D square minus small d square. Tau in web at junction, this is equals to S upon 8I capital D square minus small d square into capital B upon small b. And tau max is equals to S upon 8I capital D square minus small d square into capital B upon small b plus S upon 8I into small b square. This is the value of tau max, which is nothing but equals to tau at neutral axis. So these are the results, direct results. Now please write down a note in this. An I section is weak in shear because in the region of maximum shear stress, that is neutral axis, less material is present to resist the shear. That is why it is critical in resisting shear. तो जैसा मैंने आपको बताया कि आई सेक्शन क्या होता है, आई सेक्शन बेंडिंग में बहुत स्ट्रांग होता है, बट शियर में इट इज वीक क्यों होता है शियर में, बिकॉज यहाँ से आप शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे आ रहा है, इस एरिया में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा है, बट इस शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए एरिया क्या है, एरिया कम है। आप शियर स्ट्रेस का एक जनरल वेरिएशन देखोगे तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे आता है, सेंटर में मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस रहते हैं, और आउटसाइड जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू कम होती जाती है। आई सेक्शन में ऑपोजिट है, आई सेक्शन में क्या है, सेंटर में एरिया कम है, और जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एरिया सेंटर से दूर में ज़्यादा है, वहाँ पे शियर स्ट्रेस कम होता है। शियर स्ट्रेस ज़्यादा कहाँ पे होता है, एट दी सेंटर, कोर में ज़्यादा होता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप आउटवर्ड जाते जाते वैसे वैसे क्या होता है, स्ट्रेसेस कम होते जाते हैं। तो अगर आपका क्रॉस सेक्शन ऐसा है कि जहाँ पे स्ट्रेसेस ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे एरिया ज़्यादा है, तो इन दैट केस आपका क्रॉस सेक्शन स्ट्रांग होगा उस पैरामीटर के लिए। अगर क्रॉस सेक्शन ऐसा है कि जहाँ पे स्ट्रेसेस ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे एरिया कम है, तो सेक्शन क्या होगा, वीक होगा उस पैरामीटर के लिए। सिमिलरली अब आप इसके ऑपोजिट देखेंगे फॉर अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अगर आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो अगेन मैंने जैसा बताया कि जो शियर स्ट्रेस है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, ज़्यादा शियर स्ट्रेस आता है ऑन दी सेंटर पोर्शन, कोर में शियर स्ट्रेस ज़्यादा आता है। और सर्कल के लिए जो मटेरियल है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर में। जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते जाते हो वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, मटेरियल कम होता जा रहा है। तो सेंटर में मटेरियल ज़्यादा है, देखिए सेंटर में मटेरियल ज़्यादा है, बाहर की तरफ मटेरियल कम है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो, नीचे जाते जा रहे हो, मटेरियल रिड्यूस होता जा रहा है, सेंटर में मटेरियल सबसे ज़्यादा है, तो इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन शियर। सो सर्कुलर सेक्शन क्या होता है, शियर में स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और आई सेक्शन क्या होता है, शियर में वीकेस्ट होता है। सो इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अ सर्कुलर सेक्शन इज स्ट्रॉन्ग इन शियर। अगेन मैं आपको बता दूं यहाँ पे सर्कुलर है, सॉलिड सर्कुलर की बात कर रहे हैं, हॉलो सर्कुलर की बात नहीं कर रहे, बिकॉज इन द रीजन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस more material is present to resist the stress, ठीक है। तो सर्कुलर सेक्शन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं शेयर में, एंड आई सेक्शन क्या होते हैं, वीक होते हैं शेयर में। नेक्स्ट देखिए एक दो और देखते हैं सेक्शंस। सो नेक्स्ट इज अ टी सेक्शन और एल सेक्शन। सो नेक्स्ट इज टी सेक्शन और एल सेक्शन। इसके लिए देखिए कैसा होता है शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन। देखिए जैसा मैंने आपको आई सेक्शन के लिए बताया कि वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस इज पैराबोलिक इन नेचर। टॉप एंड बॉटम सरफेस पे क्या होगा, टॉप एंड बॉटम सरफेस पे शियर स्ट्रेस इज जीरो, और जहाँ पे सडनली एरिया रिड्यूस होगा वहाँ पे शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगा सडनली, जहाँ पे सडनली एरिया बढ़ जाएगा वहाँ पे शियर स्ट्रेस सडनली रिड्यूस हो जाएगा। सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, इट विल बी इन द इंटीरियर,
इंटीरियर में कहीं पे आएगा। सो अगर टी या एल के लिए हम देखें तो टॉप में 0, वेरिएशन इज पैराबोलिक। अब क्या हो रहा है, जैसे ही आप फ्लेंज से वेब में आ रहे हैं, दिस इज फ्लेंज से जैसे ही आप वेब में आए तो क्या हो गया, एरिया सडनली रिड्यूस हो गया। एरिया सडनली रिड्यूस हो गया तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, सडनली इंक्रीज हो जाएगा लाइक दिस। एंड अगेन अब क्या है, इसके बाद यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट चल रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कांस्टेंट है तो शियर स्ट्रेस कैसे वेराई करेगा, इट विल वेराई पैराबोलिकली लाइक दिस। So this is the variation of what? This is the variation of shear stress for T or L section. Next देखिए, next is a edge section और a plus section. Now edge section है या फिर इस टाइप का plus section है, तो इसके लिए अगेन shear stress का वेरिएशन सेम ही कॉन्सेप्ट पे है, that is top and bottom में the variation is 0. वेरिएशन क्या होगा, टॉप एंड बॉटम में शेयर स्ट्रेस इज 0। वेरिएशन कैसा होगा, पैराबोलिक। जहाँ पे एरिया सडनली रिड्यूस होगा वहाँ पे शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सडनली इंक्रीज हो जाएगा। जहाँ पे एरिया सडनली इंक्रीज हो जाएगा वहाँ पे शेयर स्ट्रेस क्या होगा, सडनली रिड्यूस हो जाएगा। तो ये देखिए, इस पोर्शन में एरिया इज कांस्टेंट तो शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन नॉर्मल चलेगा, पैराबोलिक लाइक दिस। फिर इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, एरिया सडनली बढ़ गया। यहाँ पे देखिए यार, इन दिस पोर्शन एरिया जो है वो सडनली बढ़ गया, तो एरिया सडनली बढ़ गया तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सडनली रिड्यूस हो जाएगा लाइक दिस। नाउ इन दिस पोर्शन क्या है, एरिया इज कांस्टेंट तो शियर स्ट्रेस अगेन पैराबोलिकली वेराई करेगा लाइक दिस। इसके बाद देखिए अगेन सडनली यहाँ पे क्या हो गया, एरिया रिड्यूस हो गया। एरिया अगर सडनली रिड्यूस हो गया तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, सडनली इंक्रीज कर जाएगा। एंड इसके बाद वेरिएशन अगेन इट इज पैराबोलिक लाइक दिस। So this is the variation of what, shear stress for edge section और plus section. Now last एक और section देख लेते हैं। Now this is a miscellaneous section, इसको कट सेक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या किया, रेक्टेंगल में से एक सर्कल को कट कर लिया है सेंटर से, और ये भी कुछ उसी तरीके का, ये रेक्टेंगल में से 2 सेमी सर्कल को कट किया है, बट सेंटर से कट नहीं किया है, एजेस से कट किया है। तो इसके लिए देखिए किस तरीके से आता है शेयर स्ट्रेस वेरिएशन। सो बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, दैट इज टॉप एंड बॉटम में शेयर स्ट्रेस इज 0। अब देखिए इन दिस पोर्शन एरिया कांस्टेंट है तो शेयर स्ट्रेस क्या होगा, शेयर स्ट्रेस विल वेराई पैराबोलिकली, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, एरिया कांस्टेंट है तो शेयर स्ट्रेस क्या करेगा, पैराबोलिकली वेरिएशन देगा। नाउ इसके बाद देखिए इन दिस पोर्शन जो एरिया है वो सडनली रिड्यूस नहीं हुआ है, एरिया रिड्यूस हो रहा है ग्रेजुअली। देखिए देयर इज नो सडन रिडक्शन, एरिया कैसे रिड्यूस हो रहा है, ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस डायग्राम में कोई सडन चेंज नहीं आएगा, शेयर स्ट्रेस बढ़ेगा बट कैसा बढ़ेगा, ग्रेजुअल बढ़ेगा। एंड रेट ऑफ इंक्रीज विल बी मोर लाइक दिस, रेट ऑफ इंक्रीज विल बी मोर लाइक दिस। एंड अगेन ये जो बॉटम वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दिस इज अगेन यूनिफॉर्म, इसमें एरिया अगेन कांस्टेंट है तो वेरिएशन विल बी पैराबोलिक लाइक दिस। ठीक है, इट विल बी सिमेट्रिकल, टॉप में एंड बॉटम में सिमेट्रिकल है। क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरीके से क्या होगा, शेयर स्ट्रेसेस का वेरिएशन आएगा। नाउ वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन shear stress distribution, so please try to solve this numerical. So this is the first numerical, please try to solve this numerical. क्या बोल रहा है इसमें, a beam of rectangular cross section is subjected to vertical shear force as the shear force carried by upper 1/3 portion will be. So this is a rectangular cross section, I am assuming इस rectangular cross section का depth is d and width is b. तो क्या बोल रहा है, इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, शेयर फोर्स विच इज कैरिड बाय अपर 1/3 पोर्शन। सो अपर 1/3 अगर मैं मार्क करूँ यहाँ पे, अपर 1/3 क्रॉस सेक्शन, तो दिस इज अपर 1/3 पोर्शन। कितना हो जाएगा इसका थिकनेस और यू कैन से डेप्थ, इसका डेप्थ हो जाएगा d/3। सो यू हैव टू कैलकुलेट कि इस जो d/3 डेप्थ वाला पोर्शन है, टॉप d/3 डेप्थ वाला पोर्शन, इसने कितना शेयर फोर्स बियर किया है।
सो अगर इस स्ट्रक्चर के लिए, इस सेक्शन के लिए हम शेयर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें, हमें पता है शेयर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इट इज पैराबोलिक विथ मैक्सिमम वैल्यू एट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पे आता है मैक्सिमम वैल्यू। सो आपको क्या कैलकुलेट करना है कि इस अपर 1/3 पोर्शन ने कितना शेयर फोर्स बियर किया है। नाउ हमें पता है दैट इफ वी वांट टू कैलकुलेट फोर्स, देन फोर्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस इनटू एरिया से हम इजीली फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसके लिए एक कंडीशन होता है दैट स्ट्रेस मस्ट बी यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर एरिया के अलोंग स्ट्रेस यूनिफॉर्म है, then in that case we can easily calculate the value of what force is equals to stress into area. But here in this case ये जो shear stress है this is not uniform, this shear stress is varying parabolically। ये shear stress क्या कर रहा है, parabolically vary कर रहा है। So if we consider this was the cross section, this section, जिस सेक्शन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, shear force कैलकुलेट करना है, अगर इस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग shear stress यूनिफॉर्म होता, shear stress कांस्टेंट होता, तो हम इजीली shear force कैलकुलेट कर लेते, दैट इज दिस एरिया into that uniform value of stress, this is equals to what, shear force। but here in this case क्या है, this shear stress is not constant, so what I have to do, I have to consider a strip। मुझे एक strip consider करनी पड़ेगी। so here I am considering a strip of very small thickness such that इस strip के along क्या है, इस strip के along the value of shear stress is constant। इस strip के along क्या है, shear stress constant है। so I am considering the thickness of this strip as dy। ठीक है, and इस strip के along क्या है, shear stress is constant, that is tau is constant। क्या होता है tau का वेरिएशन विथ y हमने देखा था फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, टाउ इज इक्वल्स टू 6s अपॉन BD क्यूब इंटू D स्क्वायर बाय 4 माइनस y स्क्वायर। so this is what, this is the shear stress variation। so I have considered a strip, this strip I am considering this is at a distance of small y from the neutral axis, और इस strip पे shear force क्या है, constant है, उसका value is this। so if you want to calculate shear force, तो आपको क्या करना पड़ेगा, you have to integrate along this strip। so if I say shear force resisted by this strip, so it is nothing but equals to कितना होगा shear force, that is shear stress into area। shear stress कितना है, टाउ, एरिया कितना है, it is dy into b। so that is nothing but equals to shear stress into area is dy into b। so इतना shear force किसने रजिस्ट किया, इस स्मॉल स्ट्रिप ने रजिस्ट किया। so this complete area ने कितना shear force रजिस्ट किया होगा, so shear force resisted by upper 1/3 portion, so this will be equals to integration of this tau into dy into b। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, from this point, that is ये कितना हो गया, this is d/6 and this is d/2। so you will have to integrate from y is equals to d/6 तो y is equals to d/2। टॉप पे कितना है y, यहाँ पे y है d/2, और यहाँ पे कितना है, जब टॉप से पोर्शन d/3 है तब y कितना है, इट इज d/6। so you have to integrate it from y is equals to d/6 to d/2। इंटीग्रेट करिए, यू विल गेट द आंसर। सो टाउ का वैल्यू लिखिए, टाउ इज इक्वल्स टू 6s अपॉन BD क्यूब d स्क्वायर बाय 4 माइनस y स्क्वायर into b into dy and you have to integrate it from d/6 to d/2। तो यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा। आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे then you will get the value as 7s upon 27। so this is s dash, s dash is the shear force which is registered by top 1/3 portion। so s dash की वैल्यू कितनी आ गई, it is 7s upon 27। so the correct answer is b, b is the correct answer। ठीक है, नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन इसमें टॉप 1/3 पोर्शन में पूछेगा कितना शेयर फोर्स रजिस्ट किया, दैट इज 7s/27। बॉटम 1/3 में पूछेगा तब भी यही वैल्यू आएगी 7s/27, और मिडिल 1/3 में पूछेगा तो क्या आएगा, इट इज
13s/27। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मिडिल 1/3 ने कितना रजिस्ट किया, तो मिडिल 1/3 ने रजिस्ट किया है 13s/27, टॉप 1/3 ने 7s/27, बॉटम 1/3 ने भी 7s/27। तो ये डायरेक्टली पूछता है फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। सो इसके नीचे आप एक नोट करके लिख लीजिए, प्लीज राइट डाउन अ नोट, फॉर अ बीम of rectangular cross section which is subjected to shear force S, then the shear force carried by upper 1/3 portion is equals to shear force carried by lower 1/3 portion which is equals to 7s/27। तो अपर 1/3 ने कितना बियर किया 7s/27, लोअर 1/3 ने कितना बियर किया 7s/27। सो shear force carried by middle 1/3 portion, this will be equals to s minus 2 into 7s/27 which is equals to how much 13s/27। क्लियर है? टॉप 1/3 बियर करेगा 7s/27, बॉटम 1/3 बियर करेगा 7s/27, मिडिल 1/3 बियर करेगा 13s/27। नाउ प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ प्लीज ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्या बोल रहा है इस न्यूमेरिकल में? फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन फॉर अ बीम ऑन सिंपली सपोर्ट्स in a certain region along the beam there is a constant linear change in bending moment of 160 kilonewton meter per meter along the axis of the beam. What will be the maximum shear stress in the beam? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है what is the maximum shear stress in the beam? So you have to determine the maximum shear stress. So देखिए जो क्रॉस सेक्शन दिया है, ये क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन को आप कंपेयर कर सकते हैं विथ आई सेक्शन। आई सेक्शन के जैसे कंपेयर कर सकते हैं आप इस क्रॉस सेक्शन को। टॉप में देखिए एरिया मैक्सिमम है, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज फ्लेंज। जैसे ही आप नीचे आए तो एरिया क्या हो गया, सडनली रिड्यूस हो गया, तो दिस पोर्शन कैन बी कंसिडर्ड एज वेब। और बॉटम में क्या हो गया, अगेन एरिया सडनली इंक्रीज हो गया, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज आई सेक्शन। नाउ हमें पता है फॉर द आई सेक्शन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, सेंटर में आएगा। सो फॉर दिस सेक्शन ऑल्सो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, सेंटर में। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, दैट इज हमको सेंटर पे शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। ठीक है। सेकेंड थिंग आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्रॉस सेक्शन दिया है आपको, और क्या दिया आपको, दिया है द कॉन्स्टेंट लीनियर चेंज इन बेंडिंग मोमेंट इज 160 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर। तो क्या बता रहा है यहाँ पे, बता रहा है कि बेंडिंग मोमेंट का जो चेंज है वो कैसा है, लीनियर है। बेंडिंग मोमेंट, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट इज लीनियर। सो मतलब क्या है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप बता रहा है। ठीक है। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप कितना है, इट इज 160 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर, इट इज 160 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर। सो आपको क्या मिल गया, आपको यहाँ से दे रहा है the value of dm by dx is 160 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर। ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम है वो कैसा है, बेंडिंग मोमेंट इज वेराइंग लीनियरली, उसका स्लोप दिया है आपको 160 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर। अगर बेंडिंग मोमेंट लीनियरली वेराई कर रहा है दैट मीन शियर फोर्स इज कांस्टेंट, एंड शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में हमें रिलेशन पता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट शियर फोर्स। तो ये क्या दिया है आपको वैल्यू, दिस वैल्यू इज नथिंग बट शियर फोर्स। तो क्रॉस सेक्शन पे आपको शियर फोर्स की वैल्यू दी है, आपको क्रॉस सेक्शन दिया है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो हमें पता है द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल्स टू एस ए वाई बार अपॉन आई बी। ठीक है, एस ए वाई बार अपॉन आई बी। अब ये जो टाउ कैलकुलेट करना है, ये हमको कौन सा शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है इन दिस क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, ऑन दी न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा। सो एट न्यूट्रल एक्सिस व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, आपको न्यूट्रल एक्सिस पे शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स जो ए है, व्हाट इज ए, एरिया, ए इज द एरिया अबव द पॉइंट एट विच यू हैव टू कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस। तो इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर या इस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जितना भी एरिया है दैट इज ए।
वाई बार क्या है, इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो भी एरिया है उस एरिया का के सीजी का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। आई क्या है, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस कंप्लीट क्रॉस सेक्शन। बी क्या है, बी इज द विड्थ ऑफ द सेक्शन एट दिस लेवल, जिस पॉइंट पे आपको शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है वहां पे विड्थ है सेक्शन का। तो एक एक करके हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम इस एरिया को, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को क्या कर रहा हूं मैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। तो आई एम डिवाइडिंग दिस एरिया इनटू 3 पार्ट्स। तो दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3। ठीक है, तो मैंने क्या किया, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला जो एरिया है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि इजीली मैं एरिया कैलकुलेट कर पाऊँ या ए वाई बार को कैलकुलेट कर पाऊँ। सो आई विल कैलकुलेट ए वाई बार फ्रॉम हियर। सो ए वाई बार विल बी इक्वल्स टू A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार प्लस A3 Y3 बार। नाउ A1 और A3 जो एरिया है दिस इज सेम, सो आई विल राइट 2 टाइम्स ऑफ A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार। सो ए वाई बार हो गया 2 इंटू A1 कितना है, A1 इज 10 mm इंटू 400 का हाफ दैट इज 200 mm। तो 10 इंटू 200 और A1 के लिए Y1 बार कितना होगा, 200 का हाफ दैट इज 100 mm। तो इंटू 100 प्लस A2 कितना है, देखिए दिस इज A2, तो A2 के लिए दिस इज 180 mm, थिकनेस इज 20 mm, सो इट इज 180 इंटू 20। वाई बार बताइए फॉर A2, इट विल बी दिस डिस्टेंस। तो ये तो हो गया 360 का हाफ दैट इज 180 प्लस 20 का हाफ दैट इज 10, तो ये हो जाएगा 190। सो यहाँ से ए वाई बार की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेट करिए ए वाई बार का वैल्यू कितना आता है, ए वाई बार का वैल्यू बताइए। तो यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए वाई बार इज, इट इज 1.084 इंटू 10 की पावर 6 mm³। कितना आ रहा है, ए वाई बार 1.084 टू 10 की पावर 6 mm³। सो वैल्यूज पुट करिए। अच्छा आई भी कैलकुलेट कर लेते, हम आई भी कैलकुलेट कर लेते। आई इज इक्वल्स टू, आई देखिए इस सेक्शन का आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, हॉलो सेक्शन का। तो दिस इज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, आउटर रेक्टेंगुलर सेक्शन का आई कैलकुलेट कर लीजिए और उसमें से इनर रेक्टेंगुलर सेक्शन का आई माइनस कर दीजिए। सो आई विल बी इक्वल्स टू 200 इंटू 400 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 माइनस 180 इंटू 360 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो आई कितना आता है यहाँ से, आई इज कमिंग आउट टू बी 3.668 इंटू 10 की पावर 8 mm to the power 4। Now you can easily calculate the value of tau. Tau is equals to ऐसे y bar upon IB। shear force कितना है, shear force it is given as 160 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर। तो सारी चीज़ों को मैं ले रहा हूँ इन न्यूटन mm। तो 160 किलो न्यूटन मीटर पर मीटर इज 160 किलो न्यूटन एंड इट इज 160 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। ए वाई बार अभी हमने कैलकुलेट किया, इट इज 1.084 इंटू 10⁶ अपॉन आई अभी कैलकुलेट किया 3.668 इंटू 10 की पावर 8। अब बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। बी का वैल्यू क्या है, बी इज द विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट द लेवल वेयर यू हैव टू फाइंड द शियर स्ट्रेस। तो आप बताइए न्यूट्रल एक्सिस पे कितना है विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, क्या 200 है, 200 है विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन। नो, विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज नॉट 200। आप देखिए यहाँ पे कितने विड्थ में मटेरियल प्लेस्ड है, यहाँ पे देखिए आप कितने पोर्शन में कितनी विड्थ में मटेरियल प्लेस्ड है। तो मटेरियल इज प्लेस्ड ओनली इन 10 mm, यहाँ पे 10 mm, यहाँ पे दैट इज ओनली इन 20 mm। सो बी का वैल्यू कितना है, द वैल्यू ऑफ बी इज 20 हियर। सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाउ। कितना आ जाता है देखिए, टाउ इज कमिंग आउट टू बी 23.64 न्यूटन पर mm²। 23.64 न्यूटन पर mm²। सो टाउ कितना आ रहा है, इट इज 23.64 न्यूटन पर mm²। So in this way you can deal with the questions of what, you can deal with the questions of shear stresses। ठीक है, तो this is it for the today's class। we'll meet in the next class and next class में हम start करेंगे combined shear and bending। shear and bending के combined concepts भी देखेंगे और उससे numericals भी देखेंगे। तो thank you।